तो ये क्वेश्चन जो है हमने आपको HW में दिया था ना। अब इस HW के क्वेश्चन का आंसर आप बहुत सारे लोगों ने दिया और आज भी उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इसका आंसर दोगे। तो बिहार का द्वितीय राजभाषा कौन सा भैया? तो बिहार का द्वितीय राजभाषा जो है वो उर्दू है। लेकिन सर बिहार का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है सर? क्या ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है? तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है। क्या है जी? तो हिंदी है। ठीक है सर, बिहार का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। लेकिन आप मुझे ये बताओ, ठीक है बिहार का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, तो क्या ये हिंदी को उसके बाद उर्दू क्या है? तो उर्दू जो है वो बिहार का सेकंड लैंग्वेज है। लेकिन बिहार की एक भाषा है जिसका नाम है मैथिली। मैथिली जो है ना, इसे भी कहाँ पे? तो हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। कहाँ जी? तो संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो 8वीं अनुसूची क्या चीज के बारे में बात करता है भाई? तो अनुसूची 8वीं जो है वो भाषा के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? तो भाषा के बारे में बात करता है। और इस 8वीं अनुसूची में टोटल भाषाओं की संख्या 22 है। कितना है जी? तो टोटल भाषाओं की संख्या जो है वो 22 है। ठीक है सर, ये बात समझ आ गया। अब आप मुझे ये बताओ कि सर ये जो मैथिली को शामिल किया गया हमारे संविधान में, ये कौन सा संशोधन द्वारा किया गया? तो इस मैथिली भाषा को हमारे संविधान में कौन से? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जो है इसे शामिल किया गया। कब शामिल किया गया जी? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा मैथिली भाषा को क्या किया जाता है? तो हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है। इतना ही नहीं, इस 8वीं अनुसूची द्वारा जब 92वां संविधान संशोधन होता है तो इसमें 4 भाषाओं को ऐड किया जाता है। वो कौन कौन सा होता है जी? तो बोडो, डोगरी, बोडो हो जाता है, उसके बाद डोगरी हो जाता है, उसके बाद बात करोगे तो मैथिली हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? तो मैथिली हो जाता है, उसके बाद संथाली हो जाता है। यानी कि ये 4 भाषा जो है वो 92वां संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में शामिल किया जाता है। ठीक है जी, ये क्लियर है। भोजपुरी हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। क्या चीज? शामिल नहीं है। यानी कि ये बात याद रखना, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और उस ऑप्शन से पूछेगा कि आप ये बताओ कि भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है। यानी कि बिहार की ऐसी कौन सी भाषा है जो संविधान में शामिल नहीं है? वो संविधान कौन है जी? तो वो कौन सी भाषा है जी? तो वो भाषा हो जाती है भोजपुरी। ठीक है जी। मगही भाषा को जो है वो छींका छींकी का भाषा कहा जाता है। कौन सा जी? तो छींका छींकी का भाषा जो है वो कहा जाता है। कौन सा? छींका छींकी का भाषा कहा जाता है। ठीक है जी। चलो, बिहार राज्य में कितने जिले हैं जी? तो वर्ष 2000 में आपको पता होगा कि वर्ष 2000 ईस्वी में, क्या जी? वर्ष 2000 ईस्वी में जब हमारा संविधान लागू, यानी कि वर्ष 2000 ईस्वी में हमारे बिहार से झारखंड अलग होता है। कौन जी? तो बिहार से झारखंड अलग होता है। और झारखंड जब अलग होता है तो बिहार के पास मात्र और मात्र 37 जिलाएं थी। कितनी थी जी? तो 37 जिलाएं थी। कितनी थी? 37 जिलाएं थी। ठीक इसके एक वर्ष बाद यानी कि 2001 में हमारे राज्य में यानी कि बिहार में एक नया जिला बना। क्या चीज? एक नया जिला बना। उस नया जिला का नाम जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? तो अरवल हो जाता है। कौन हो जाता है जी? अरवल हो जाता है। और अरवल यानी कि 37 + 1 जिला मिलाकर के बिहार में कितना जिला? तो बिहार में जो है 38 जिलाएं हो जाती है। तो वर्तमान में बिहार में कितनी जिलाएं हैं जी? तो बिहार में जो है वो 38 जिला है। कितना है भैया? तो 38 जिला। आप सभी लोग आंसर दो जी, आप सभी लोग कम से कम आंसर तो देते रहो। तो बिहार में कितना जिला? 38 जिला। ठीक है सर जी। बिहार में मंडल यानी कि प्रमंडल की संख्या कितना है? तो बिहार में प्रमंडल की संख्या जो है वो कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। ठीक उसी प्रकार बिहार में अनुमंडल की बात करें, क्या चीज की जी? तो अनुमंडल की बात करें तो अनुमंडल कितना हो जाता है? तो 101 हो जाता है। वहीं पे बिहार में प्रखंड की बात करें तो प्रखंड कितना है? तो बिहार में प्रखंड जो है वो 534 है। ये बातें क्लियर है? यस और नो बोलो, क्लियर है ये सारी बातें? तो चलो आगे बढ़े जी। चलो, राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो हमने आपको बताया था अनुच्छेद 153।
153 जो है वो राज्यपाल के बारे में बात करता है। किसके बारे में जी? तो राज्यपाल के बारे में बात करता है, यानी कि राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो आपको हमारे संविधान का अनुच्छेद 154 याद होगा। कौन सा जी? तो अनुच्छेद 154 होगा, और उस अनुच्छेद 154 क्या कहता है? तो राज्यपाल जो है ना वो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। क्या होता है जी? तो राज्यपाल, यानी कि आप कह सकते हो कि राज्यपाल जो है वो कार्यपालिका का, किसका जी? तो कार्यपालिका का जो है वो औपचारिक प्रधान होता है। किसका जी? तो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। तो वो कौन सा अनुच्छेद कहता है जी? तो वो कहता है अनुच्छेद 154। ठीक वहीं पे अनुच्छेद 153 के बारे में भी देख लो। तो अनुच्छेद 153 कहता है कि राज्यपाल, कौन जी? तो राज्यपाल का पद, यानी कि भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद जो है वो कहां से? तो कनाडा के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया भैया? तो कनाडा के संविधान से लिया गया। क्या हमारे संविधान में शुरू से ही ये था राज्यपाल का पद? नहीं था जी। तो राज्यपाल का पद हमारे संविधान में कनाडा से लिया गया, और ठीक उसी प्रकार राज्यपाल जो है वो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। राज्यपाल किसका औपचारिक प्रधान होता है भैया? तो राज्यपाल कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। ठीक है जी। वहीं पे बात करोगे तो 154 में राज्यपाल कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, और राज्य का समूचा प्रशासन राज्यपाल के नाम पर किया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। कौन है जी? ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। ठीक है, तो राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाएगा? तो राज्यपाल से चलाया जाएगा। राज्यपाल औपचारिक प्रधान होता है, बल्कि मुख्यमंत्री यानी कि सीएम जो है वो क्या होता है? सीएम जो है वो वास्तविक प्रधान होता है कार्यपालिका का। किसका जी? तो वास्तविक प्रधान होता है किसका? तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो वो होता है सीएम। क्लियर है यहां तक? तो ये सारी बातें हो जाती है। वहीं पे अनुच्छेद 154 तो ये कहता है, वहीं पे अनुच्छेद 159 जो है वो राज्यपाल के शपथ के बारे में बात करता है। किसके बारे में जी? तो राज्यपाल के शपथ के बारे में जो है वो बात करता है। और राज्यपाल का शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल का शपथ कौन दिलाता है भैया? तो राज्यपाल को जो शपथ है वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिलाते हैं। कौन जी? सीजेएच, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो शपथ दिलाते हैं। हालांकि अनुच्छेद 154 के बाद अनुच्छेद 155 को देखोगे तो अनुच्छेद 155 कहता है राज्यपाल के नियुक्ति के बारे में बात करता है। किसके बारे में जी? तो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात करता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है जी? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाता है? तो राष्ट्रपति का नियुक्ति किया जाता है। क्लियर है? क्लियर है जी। चलो, बिहार एसएससी का क्लासेज चालू है, एप्लीकेशन पे चल रहा है। जिस किसी भी भाई को लेना हो तो वो एप्लीकेशन पर ले सकते हो बैचेज। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बताओ, बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिमी बंगाल के सीमा पर स्थित है? यानी कि हमने आपको बताया था भैया कि ये जो है ना बिहार, यानी कि ये मान लेते हैं कि ये जो है हमारा बिहार है। क्या है? ये हमारा बिहार है। और बिहार के बारे में हमने आपको बताया था कि उत्तर में नेपाल है। उत्तर में कौन है? नेपाल है। दक्षिण में झारखंड है। कौन है जी? दक्षिण में झारखंड है। और इस साइड यानी कि पूरब में कौन है? तो वेस्ट बंगाल है। और यहां पे पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश है। कौन है भैया? तो उत्तर प्रदेश है। सर आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो आपने लिखा है यूपी के बारे में, यूपी बिहार के कितने जिलों से सीमा साझा करता है? तो 8 जिलों से सीमा साझा करता है। झारखंड भी 8 जिलों से सीमा साझा करता है। वेस्ट बंगाल जो है 3 जिलों से सीमा साझा करता है। नेपाल जो है वो 7 जिलों से सीमा साझा करता है। तो आप मुझे बताओ इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल के सीमा पर स्थित है? तो भागलपुर, मधेपुर, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। कौन जी? कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज जो है ये सीमा साझा करते हैं। ठीक है जी। कोई दिक्कत है? तो कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज जो है ये क्या करता है? सीमा साझा करता है किसके साथ? वेस्ट बंगाल के साथ।
इसके साथ तो वेस्ट बंगाल के साथ कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। वहीं पे अगर बात करोगे नेपाल के साथ कौन कौन सीमा साझा करता है सर, ये भी बता दो। तो हम आपको बता दें कि नेपाल के साथ वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, उसके बाद जो है सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और लास्ट में जो है वो किशनगंज सीमा साझा करता है। वहीं पे यूपी के बारे में बात करिएगा तो यूपी से टोटल 8 जिला, वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ये 8 जिलाएं जो है ये सीमा साझा करता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सुभद्रा देवी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार मिला था? अगर आप सभी ने एग्जाम दिया होगा 1 अक्टूबर को सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम दिया होगा, तो जैसे मैंने बताया था ठीक उसी प्रकार से ये क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में 1 अक्टूबर को ये क्वेश्चन आया था। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा सर? तो इसका आंसर जो है वो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया था, याद रखना, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया था। अब इस क्वेश्चन के बारे में, पद्मश्री पुरस्कार किसे किसे मिलता है? पद्मश्री पुरस्कार किसे किसे मिलता है? तो पद्मश्री पुरस्कार तो सबसे पहले आनंद कुमार जी को मिलता है। किसे मिलता है जी? आनंद कुमार जी जो है वो सुपर 30 के क्या है, सुपर 30 के लिए इन्हें मिलता है। किसके लिए? सुपर 30 संस्थान के लिए इन्हें मिलता है। ठीक है, वहीं पे आनंद कुमार के बाद एक और व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? कपिल देव प्रसाद। कौन जी? तो कपिल देव प्रसाद, कपिल देव प्रसाद जी को क्या मिलता है? तो इसे भी मिलता है क्या चीज? तो इन्हें कला के क्षेत्र में मिलता है। कौन से जी? तो कला के क्षेत्र में जो है इन्हें पुरस्कार मिलता है पद्मश्री। और थर्ड नंबर पे सुभद्रा देवी जी जो है इन्हें मिलता है क्या चीज? तो पद्मश्री पुरस्कार और पेपर मेसी के क्षेत्र में मिलता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत है? और ठीक उसी प्रकार भारत रत्न के बारे में बात करोगे